दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार होने वाले उन सरबकफ मुजाहिदों की लहू रंग दास्तान, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए दुश्मन की सरजमीन खुसूसन दिल्ली में भारतीय खुफिया एजेंसी राह को कदम कदम पर शिकस्ते फाश देते हुए दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाईं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दिलशेर ने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और कार एक जबरदस्त झटके से हरकत में आ गई। पारसी वहीं खड़ा थर थर कांपते हुए माँ की गर्दान कर रहा था। कई समतों से पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। नेशनल आर्ट गैलरी वाली सड़क पर घूमते ही दिलशेर चौंक गया। सामने से पुलिस की एक जीप सायरन बजाती हुई आ रही थी। दिलशेर ने कार साइड में कर ली, लेकिन उसकी रफ्तार हल्की नहीं की। पुलिस की जीप इंतहाई तेज रफ्तारी से उसके करीब से गुजर गई। दिलशेर ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। कार अब शाहजहां रोड क्रॉस करती हुई मौलाना आजाद रोड पर पहुंच चुकी थी। दिलशेर ने कार की रफ्तार कम कर दी और उसे मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ शाहरुख के बंगले वाली गली में ले आया। और फिर चंद ही मिनट बाद कार शाहरुख के बंगले में दाखिल हो रही थी। हिना, वो पोर्च में कार रोकते हुए बोला, तुम तारिक को अंदर ले जाओ, मैं कार गैराज में छोड़ कर आता हूँ। हिना तारिक को सहारा देकर उतार रही थी कि शाहरुख बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर सामने आ गया। उसने दौड़कर तारिक को सहारा दिया और उसे कमरे में ले आया। इसकी हालत बहुत खराब हो रही है, इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है, हिना बोली। वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पॉइंट 1 पर पुलिस ने रेड कर दिया था, हिना ने उसकी बात काटते हुए कहा। हम लोग बड़ी मुश्किल से निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन मरियम पुलिस की गोली का निशाना बन गई। ओह, लेकिन तारिक तुम लोगों को कहाँ मिला? ये तो स्कीना नामी किसी नर्स के घर में था, शाहरुख ने कहा। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद तारिक भी पॉइंट 1 पर आ गया। स्कीना को इत्तला मिली थी कि पुलिस उसके घर पर रेड करने वाली है, इसलिए उसने तारिक को अपने बाप के साथ पॉइंट 1 पर पहुंचा दिया था। लेकिन पुलिस को पॉइंट 1 के बारे में कैसे पता चला? वो तो हमारी महफूज तरीन पनाहगाह थी, शाहरुख ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कीना और उसका बाप पकड़ा गया हो और उन्होंने पॉइंट 1 के बारे में पुलिस को बता दिया हो? नहीं, ये दिलशेर की आवाज थी जो कमरे में दाखिल हो रहा था। स्कीना का बाप सुलेमान तारिक को तांगे की सीटों के नीचे छुपा कर लाया था। पॉइंट 1 के सामने जब वो तारिक को सीटों के नीचे से निकाल कर अंदर ला रहा था तो सामने के मकान में रहने वाले एक हिंदू ठाकर ने उसे देख लिया। उसे गालिबन शक हो गया था। उसने पुलिस को इतला कर दी और पुलिस ने रेड कर दिया। पुलिस ने यह छापा गालिबन किसी प्लानिंग के बगैर मारा था, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। उसके गालिबन 6 आदमी जहन्नम वासिल हुए हैं। मरियम भी उस वक्त गोली का निशाना बन गई जब हम लोग पुलिस जीप पर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पहले सलीम, फिर मुराद अली और अब मरियम। शाहरुख के चेहरे पर अफसुर्दगी सी छा गई। लेकिन इनका लहू रायगा नहीं जाएगा। ये लोग अपने खून से आज़ादी की तारीख रकम कर रहे हैं। इनके नाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर तारिक की तरफ मुतवज्जे हो गया। आफरीन है तुम पर तारिक, पे दर पे तकालीफ उठाने के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम वाकई एक बहादुर इंसान हो। हिम्मत तो वो लोग हारते हैं जिनमें कोई जज्बा ना हो, कोई लगन ना हो। और मेरे दिल में एक ऐसी लगन है और एक ऐसा जज्बा है जो कभी सर्द नहीं पड़ सकता, तारिक ने कहा। दिलशेर, इसे नीचे ले चलो, मैं मेडिकल किट लेकर आता हूँ। डॉक्टर अहमद से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूँ, शाहरुख ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। दिलशेर और हिना तारिक को तहखाने वाले कमरे में ले आए थे। चंद मिनट बाद शाहरुख भी मेडिकल किट लेकर आ गया। डॉक्टर अहमद 11 बजे तक पहुंचेगा। उस वक्त तक हम यही कर सकते हैं कि इसकी पट्टी तब्दील कर दें, शाहरुख ने कहा और तारिक के कंधे पर लिपटी हुई खून आलूद पट्टी खोलने लगा। लेकिन इत्तफाक से डॉक्टर अहमद जल्दी पहुंच गया। वो शाहरुख का दोस्त था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब उसका क्लिनिक था। उसने पट्टी खोलकर जख्मों का जायजा लिया और दोबारा ड्रेसिंग कर दी। इन्फेक्शन हो गया है, बड़ी एहतियात की जरूरत है। इसे कम से कम 1 हफ्ते तक बिस्तर से हिलने न दिया जाए। अगर जख्म ज्यादा बिगड़ गया तो जिंदगी को खतरा लाहिक हो सकता है। कुछ दवाएं मेरे पास हैं जो मैं फौरी तौर पर दे रहा हूँ। कुछ दवाएं बाजार से मंगवानी पड़ेंगी। मैंने रास्ते में आते हुए एक मेडिकल स्टोर खुला देखा था, लेकिन मेरे ख्याल में वहां से कोई दवा लेना मुनासिब ना होगा। किनाट प्लेस पर भी बाज़ स्टोर रात भर खुले रहते हैं, वहां से मंगवा लो। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अगर टेम्परेचर हो जाए तो ये दवा दे देना। सिर्फ 2 गोलियां, ज्यादा नहीं। मैं सुबह आकर इसे देख लूंगा। ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया। शाहरुख ने उससे दवाओं वाला पर्चा ले लिया। डॉक्टर अहमद के जाने के बाद शाहरुख ने डलहौजी हाउस फोन किया और अपने एक खास आदमी को दवाओं के नाम लिखवा कर उससे हिदायत की कि वो किसी मेडिकल स्टोर से ये दवाएं लेकर राजपाथ के चौराहे पर पहुंच जाए। फोन करने के 5 मिनट बाद शाहरुख अपनी कार पर कोठी से निकल गया।
जब वो राजपाथ के चौराहे पर पहुंचा तो उसका आदमी वहां मुंतजिर था। वो मोटर बाइक पर आया था। शाहरुख ने उससे दवाएं ले ली और वापस आ गया। शहर में बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी। राजपाथ रोड तक आते जाते दोनों मरतबा उससे चेक किया गया था। उसी रात तारिक को बुखार हो गया। उसका जिस्म रात भर अंगारों की तरह जलता रहा। डॉक्टर अहमद की दी हुई गोलियां भी ज्यादा मौसर साबित ना हुई। हिना उसके पलंग के करीब बैठी वक्फे वक्फे से उसकी पेशानी पर बर्फ की पट्टियां रखती रही। जब दिन की रोशनी तुलू हुई तो तारिक का बुखार भी उतरने लगा। तारिक तकरीबन 1 हफ्ते तक बुखार में मुब्तला रहा। इस दौरान हिना किसी माहिर नर्स की तरह उसकी तीमारदारी करती रही। यूं तो घर में जन्नत बीबी, दिलशेर और शाहरुख भी मौजूद थे, मगर तारिक की देखभाल हिना ने अपने जिम्मे ले ली थी। उसे तारिक से कुछ अजीब सा लगाव हो गया था, एक अजीब सा जज्बा जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। डॉक्टर अहमद भी तारिक को देखने के लिए बाकायदगी से आ रहा था। 15 दिन की देखभाल के बाद तारिक के जख्म मुंतमिल होने लगे और फिर 1 महीना गुजर गया। इस दौरान हर किस्म की सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। दिलशेर और हिना ने उस दौरान कोठी से कदम तक बाहर नहीं निकाला था। पुलिस की सरगर्मियां भी मांद पड़ चुकी थी। अखबारात ने दिल्ली की पुलिस को दुनिया की सबसे ज्यादा नाकारा पुलिस करार दिया था, जो 1 महीना गुजरने के बाद भी धमाके करने वालों का सुराग नहीं लगा सकी थी। तारिक और उसके साथियों के हिसाब से सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस्राएली फौजी माहिरीन वापस चले गए थे और ये तारिक और उसके साथियों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। तारिक अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। कोठी में बंद पड़े पड़े 1 माह से भी ज्यादा अरसा बीत चुका था। तारिक सोच रहा था कि अगर वो इसी तरह कोठी में बंद रहा तो उसकी हड्डियों को जंग लग जाएगा। दिलशेर और हिना का भी यही ख्याल था। उन्होंने इस सिलसिले में शाहरुख से बात की तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता कार्रवाइयों के दौरान हम किसी के नज़रों में नहीं आए थे, लिहाजा अब बाहर निकलने में हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात की बहरहाल जरूरत है। हम मोहतात रहेंगे, दिलशेर बोला। प्रोग्राम क्या है? शाहरुख ने मुस्कुराती हुई निगाहों से बारी बारी उन तीनों की तरफ देखा। सुना है ओबेराय होटल में एक इस्राएली रकासा आज रात अपने फन का मुजाहरा करने वाली है। हम उस यहूदी रकासा की यात्रा करना चाहते हैं, दिलशेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला? शाहरुख ने उसे घूरा। आज की अखबार में उसकी तस्वीरें छपी हैं, दिलशेर ने जवाब दिया। भारतीय सकाफत के वजीर आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। शहर की बाज अहम शख्सियात को भी होटल की तरफ से मदऊ किया गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस रकासा में ऐसी क्या बात है। बहुत ही अहमक आदमी हो, शाहरुख ने कहा। खास बात क्या होगी? होटल की इंतजामिया ने सकाफत के वजीर और चंद अहम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को मदऊ कर लिया। ऐसी बातों के 2 ही मकासद हुआ करते हैं। वजीर की आमद से मुफ्त की पब्लिसिटी मिलेगी और दूसरा मकसद यह कि होटल की इंतजामिया हुकूमत से अपना कोई काम निकलवाना चाहती होगी। कारोबारी लोग इस किस्म के हथकंडे तो इस्तेमाल क्या ही करते हैं, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। बहरहाल तुम लोग ओबेराय जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तारिक का हुलिया भी कुछ बदला हुआ ही लग रहा है। इसे तिहाड़ जेल की मफरूर कैदी की हैसियत से भी नहीं पहचाना जा सकता। वापसी कब तक होगी तुम लोगों की? ये तो प्रोग्राम पर मुनहसर है। प्रोग्राम अच्छा हुआ तो आखिर तक देखेंगे, बसूरत दीगर जल्दी आ जाएंगे, दिलशेर ने जवाब दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम तुम्हारी सफेद गाड़ी ले जाएंगे। ठीक है, ले जाओ, शाहरुख ने जवाब दिया। दिलशेर ने मेज पर से चाबी उठा ली और वो तीनों बाहर निकल आए। हिना ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज सेलुलैस था। उस लिबास में वो बेहद हसीन लग रही थी। बीमारी के दौरान तारिक ने दाढ़ी मूंछें रख ली थी। छोटी गोल दाढ़ी और बारी मूंछें उसके चेहरे पर बहुत अच्छी लग रही थी। जब वो होटल ओबेराय पहुंचे तो प्रोग्राम शुरू हो चुका था। स्टेज पर इस्राएली रकासा अपनी उरियानियत का मुजाहरा कर रही थी। स्टेज के सामने वाली सीटों पर भारतीय सकाफत का वजीर और दीगर मेहमान बैठे हुए थे। उन्हें भी हाल के आखिर में एक टेबल मिल गई जिसे उन्होंने गनीमत जाना। लोग रकासा की हर अदा पर तालियां बजाकर दाद दे रहे थे, लेकिन तारिक के ख्याल में ये दाद उसके फन की नहीं, उसकी उरियानियत और जिस्म के खूबसूरत जावियों को दी जा रही थी। दिलशेर अपनी कुर्सी पर बैठा बड़े गौर से रकासा को देख रहा था। चंद मिनट बाद वो कुर्सी से उठ गया। चलो बाल रूम में चलकर बैठते हैं, वो बोला। क्यों, रकासा पसंद नहीं आई क्या? तारिक मुस्कुराया। यही समझ लो, दिलशेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो लोग बाल रूम में आ गए। उस खूबसूरत हॉल में एक तरफ बहुत बड़ा बार काउंटर बना हुआ था। मुख्तलिफ मेजों पर लोग बैठे हुए अपने पसंदीदा मशरूबात से दिल बहला रहे थे। ये लोग भी एक मेज पर बैठ गए। दिलशेर ने वेटर को कॉफी के लिए कह दिया। हिना दिलचस्प निगाहों से हाल का जायजा ले रही थी। ऐसे होटलों में सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनके पास दौलत की रेल पेल हो। इस किस्म के होटल दरअसल बड़े लोगों के अय्याशी के अड्डे थे। यहाँ शिकार और शिकारी एक दूसरे की गात में रहते थे। कोई शिकार करता और कोई शिकार हो जाता।
हिना देख रही थी कि हर मेज पर कोई ना कोई खूबसूरत लड़की मौजूद थी। एक मेज पर एक नहायत बदसूरत काले कलोटे और बारीक बरकम आदमी के साथ बहुत ही दान पान और हसीन लड़की बैठी हुई थी। उन्हें देखकर लंगूर के पहलू में हूर वाला मुहावरा जहन में उभरता था। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो हसीन लड़की उस लंगूर से मोहब्बत करती होगी। उसे मोहब्बत तो उन कड़कड़ाते करेंसी नोटों की थी जो उस लंगूर की जेब में भरे हुए थे। हिना ने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि बहुत सी नजरें उसका भी तवाफ कर रही थी। ये उन अय्याश मर्दों की हवस भरी नजरें थी जो कभी एक औरत पर इक्तफा नहीं करते। उस लम्हे वेटर ने उनकी मेज पर काफी लगा दी। काफी की चुस्कियां लेते हुए भी हिना मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। दाईं तरफ तीसरे नंबर की मेज पर एक जवान औरत और एक बारीक बरकम अधेड़ उम्र मर्द बैठा हुआ था। हिना ने महसूस किया कि वो औरत बार बार तारिक की तरफ देख रही थी। तारिक, हिना ने तारिक की तरफ देखते हुए सरगोशी की। वो औरत तुम में खास दिलचस्पी ले रही है। उसकी नजरें बार बार तुम्हारी तरफ उठ रही हैं। दाईं तरफ तीसरी मेज पर ऑरेंज साड़ी वाली। तारिक ने गैर महसूस अंदाज में गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। उस औरत के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का मग छलक पड़ा। वो औरत माधुरी थी। अपने हवास ठिकाने रखो, दिलशेर ने सरगोशी की। ये औरत कौन है, जानते हो इसे? माधुरी है। तारिक ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सरगोशियाना लहजे में जवाब दिया। तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद मैंने और पुष्कर ने उसके फ्लैट में पनाह ली थी। मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि माधुरी किस तरह हमारे हाथ लगी थी, लेकिन यह तो गिरफ्तार हो गई थी और उसने मेरे और पुष्कर के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया था। उससे चंद रोज पहले उसका शोहर अपने मालिक को कत्ल करके फरार हो गया था। लेकिन ये यहाँ तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? हो सकता है ये माधुरी की शक्ल से मिलती जुलती कोई और औरत हो। इस मर्तबा हिना ने सरगोशी की। नहीं, तारिक ने नफी में सर हिलाया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई थी, जिसका मतलब है कि वो मुझे पहचान चुकी है। खैर, आराम से बैठे रहो, देख लेंगे, दिलशेर ने कहा। वो माधुरी ही थी और उसने तारिक को पहचान लिया था। उसने अपने साथी की तरफ झुकते हुए सरगोशी भी की थी। चंद मिनट बाद माधुरी ने तारिक की तरफ देखते हुए आंख का गोशा दबाकर मखसूस इशारा किया और मेज से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, तारिक ने भी अपनी सीट छोड़ दी। वो जब बाहर निकला तो माधुरी उसे बाईं तरफ खड़ी नजर आ गई। तारिक तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके करीब पहुंच गया। यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, आओ स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं, माधुरी ने कहा। वो दोनों होटल की वसी और इस इमारत के पिछली तरफ आ गए। यहाँ स्विमिंग पूल के अलावा एक वसी और खूबसूरत लान भी था। वो लान में एक कनोपी के नीचे आकर रुक गए। स्विमिंग पूल बंद था, इसलिए आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो कनोपी के नीचे बेंच पर बैठ गए। तुम इस तरह पब्लिक मुकामात पर आकर गलती नहीं कर रहे। तुम जानते हो कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है और तुम्हारी तस्वीर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत के थानों में लगी हुई है, माधुरी ने कहा। मेरी बात छोड़ो, लेकिन तुम ये काया पलट कैसी? मैंने तो अखबार में तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर पढ़ी थी, तारिक ने कहा। हाँ, मैं गिरफ्तार हो गई थी और अब पुलिस की मेहरबानी से ही ये शानदार जिंदगी गुजार रही हूँ, माधुरी ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं, तारिक ने उसे घूरा। गिरफ्तारी के बाद मैंने पुलिस को सच सच बता दिया था कि तुम लोग मुझे जान से मार देने की धमकी देकर मेरे घर में छुपे हुए थे। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे बेगुनाह समझकर छोड़ दिया गया। इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर मुझ पर खासा मेहरबान हो चुका था। उसे ये भी मालूम था कि मेरा पति कत्ल के इल्जाम में मफरूर है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उस पुलिस ऑफिसर की बीवी मर चुकी है। उसकी एक बेटी है जो शिमला के एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है और वहीं रहती है। वो पुलिस ऑफिसर पहले मेरे फ्लैट पर आता रहा, फिर अपने घर ले गया। अब मैं उसकी रखेल हूँ। और तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? तारिक ने पूछा। वही पुलिस ऑफिसर है, माधुरी ने जवाब दिया। है तो मामूली इंस्पेक्टर, लेकिन बहुत दौलतमंद है, बड़ी ऐश कराता है मुझे। उसे तुम पर शुबा हो गया है। तुम्हारी तरफ मेरी तवज्जो उसी ने मबजूल कराई थी। उसने तुम्हारी तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा था कि तुम जेल से भागे हुए वही कैदी तो नहीं जिसने मेरे घर में पनाह ली थी। मैंने उसे टाल दिया कि तुम वो नहीं हो। तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? तारिक ने कहा। तुम्हारे किरदार ने मुझे बेहद मुतासिर किया था, माधुरी ने जवाब दिया। तुम तकरीबन 24 घंटे मेरे फ्लैट पर रहे। मैंने तुम्हें पेशकश भी की थी, लेकिन तुमने उल्टा मुझे डांट दिया था। अब मैंने तुम्हें इसीलिए बाहर बुलाया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुमकिन है वो पुलिस ऑफिसर तुमसे कुछ बास पुरस करे और तुम फंस जाओ। शुक्रिया माधुरी, तारिक बोला। मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकूंगा। ठीक उसी लम्हे तारिक को यूं महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी चीज उसकी गर्दन से आ लगी हो। उसके साथ ही एक हल्की सी गुराहट सुनाई दी। तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे मिस्टर। मुझे तुम पर शुबा तो पहले ही हो गया था। अब तुम लोगों की बातों से इसकी तस्दीक भी हो गई। हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा।
तारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने कनखियों से माधुरी की तरफ देखा। उसका ख्याल था कि माधुरी ने उसे फंसाने के लिए यह सारा ड्रामा रचाया था, लेकिन माधुरी का चेहरा भी खौफ से पीला पड़ गया था और उसका जिस्म होले होले कांप रहा था, जिसका मतलब था कि इस सूरत हाल ने उसे भी खौफजदा कर दिया था। तारिक बेंच से उठकर खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, तारिक बोला। बंद करो बकवास, मैं तुम दोनों की बातें सुन चुका हूँ, वो गुराया। और ये कुतिया, इसका तो वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। या तो तुम करोगे मिस्टर, पिस्तौल फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो जिस्म में इतनी गोलियां पेवस्त होंगी कि कोई इन्हें शुमार भी नहीं कर सकेगा। ये आवाज पुलिस ऑफिसर की पुश्त से सुनाई दी थी और जाहिर है वो दिलशेर के अलावा और कौन हो सकता था। पुलिस ऑफिसर को अपनी पुश्त पर कोई सख्ती से चीज चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसका चेहरा धुआं हो गया और उसने पिस्तौल तारिक की गर्दन से हटाकर आगे फेंक दिया। पिस्तौल उठा लो तारिक, दिलशेर ने कहा। तारिक ने जल्दी से आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया। इस दौरान दिलशेर सामने आ गया। उसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी। ये लकड़ी ही उसने पुलिस ऑफिसर की पुश्त से लगाकर उसे पिस्तौल फेंकने पर मजबूर कर दिया था। तुम तो बड़े बुज़दिल निकले, दिलशेर लकड़ी को हरकत देते हुए बोला। तुम लोग बच कर नहीं जा सकोगे, पुलिस ऑफिसर हकलाया। होटल में इस वक्त सादा लिबास में दर्जनों पुलिस वाले मौजूद हैं, तुम लोग भाग नहीं सकोगे। मैं जानता हूँ, दिलशेर मुस्कुराया, लेकिन वो तमाम पुलिस वाले तुम्हारे मिनिस्टर के साथ उस यहूदी रकासा के हुस्न के शहर में जकड़े हुए हैं। इस वक्त अगर कोई तुम्हारे मिनिस्टर को गोली भी मार दे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। पुलिस ऑफिसर खौफजदा सी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। दिलशेर ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। होटल में अगरचे सादा लिबास में भी कई पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन वो सब के सब हाल में या मेन गेट की तरफ थे। स्विमिंग पूल पर क्या हो रहा था ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर ने अचानक ही तारिक पर छलांग लगा दी। उसने एक हाथ तारिक के पिस्तौल वाले हाथ पर डाल दिया। तारिक के लिए यह सूरत हाल कभी गैर मुतवक्के थी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर ने पिस्तौल पर छलांग लगाई। ठीक उसी लम्हे माधुरी ने भी पिस्तौल पर छलांग लगा दी। खौफजदा होने के बावजूद उसे एहसास था कि पिस्तौल उस पुलिस ऑफिसर के हाथ नहीं लगना चाहिए। पिस्तौल माधुरी के जिस्म के नीचे दब गया। पुलिस ऑफिसर पिस्तौल को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ऑफिसर का हाथ पिस्तौल पर पहुंच गया था। माधुरी ने दांत उसके बाजू पर गाड़ दिए। पुलिस ऑफिसर की उंगली ट्राइगर पर थी। ट्राइगर दब गया और गोली माधुरी के सीने में ठीक दिल के मुकाम पर पेवस्त हो गई। पिस्तौल चूंकि उसके जिस्म के नीचे दबा हुआ था, इसलिए फायर की आवाज भी दब कर रह गई थी।